हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है करियर एम्स पर। तनीषा शर्मा के साथ आप कर रहे हैं जियो की क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है भारत में मिट्टियाँ। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नए आने वाली वीडियोस आपको टाइमली मिल पाएँ। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप किसी भी तरह के गवर्नमेंट टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आप अभी क्लास स्टूडेंट ही हैं तो भी आपको भारत में मिट्टियों का टॉपिक जो है काम आने वाला है। आप इसके नोट्स चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और इसके लिए मैपिंग भी मैं तैयार कर रही हूँ। अगर आपको मैपिंग करनी हो तो आप उसके लिए लाइव सेशन में जुड़ सकते हैं। और अब तक के जितने भी टेस्ट हुए हैं आप सभी ने देखा होगा कि भारत में मिट्टियों से संबंधित कोई ना कोई क्वेश्चन जो है पूछा गया है। तो बार बार वो क्वेश्चन आते हैं और बार बार हम उन क्वेश्चंस में अटकते हैं। तो इस बार जो है हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको वो सारी छोटी से छोटी चीज़ें जो है क्लियर की जाएं। तो चलिए अभी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। भारत में मिट्टियाँ। मृदा यानी मिट्टी। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखेंगे। मृदा भूमि की ऊपर पाई जाने वाली दानेदार परत है जिसका निर्माण मूल रूप से चट्टानों के विखंडित होने, उनमें वनस्पति व जीवों के सड़ने गलने तथा जलवायु की क्रिया से निर्मित अम्लीय पदार्थों से लाखों वर्षों की प्रक्रिया के बाद मृदा का रूप लेती है। क्या है मृदा? भूमि के ऊपर पाई जाने वाली दानेदार परत, ठीक है। और इसका निर्माण कैसे होता है? चट्टानों की टूट फूट से होता है, जीवों के सड़ने गलने से होता है, ठीक है। तो और लाखों वर्षों की प्रक्रिया के बाद जो है ये निर्मित होती है, ठीक है। मिट्टी के अध्ययन के विज्ञान को मृदा विज्ञान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मृदा विज्ञान। और इंग्लिश में क्या कहा जाता है? कई बार इसका जो है क्वेश्चन इंग्लिश में पूछा हुआ हो, मान लो हमें हिंदी में भूल जाता है, ठीक है, तो हमें इंग्लिश में याद होगा पेडालॉजी, तो हम तो भी सही कर सकते हैं, ठीक है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टियों को 8 वर्गों में विभाजित किया। कितने वर्गों में विभाजित किया? 8, ठीक है। इसको आप हाईलाइट कर सकते हो, 8 वर्गों में। ये क्वेश्चन जरूर बनता है। कितने भागों में विभाजित किया? 8 वर्गों में। जो क्वेश्चन, जिस तरह के क्वेश्चन जो है एग्जाम में आते हैं, मैं आपको वो बार बार रिपीट करके बता रही हूँ, तो उसको बड़े ही ध्यान से आप सुनिए। सबसे पहले कौन सी? जलोढ़ मिट्टी, फिर काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, दलदली मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी और लवणीय मिट्टी। तो ये 8 प्रकार की मिट्टियां हैं जो यहाँ पे मैंने आपको ये चार्ट में बनाकर दिखाई हैं अच्छे से। और सारी की सारी क्रम वाइज है, ठीक है। और इसको शॉर्टकट में आप कैसे याद रख सकते हैं मिट्टियों को? देखिए, जे जलोढ़ मिट्टी, के काली मिट्टी, एल क्यूब की है, देखो यहाँ पे, मीन्स की एल से क्या होगी? लाल मिट्टी, एल से क्या होगी? लेटराइट मिट्टी और लवणीय मिट्टी, ठीक है। पर सीरियल नहीं आपने चेंज करने, सीरियल जैसे हैं वैसे रहेंगे। उसके बाद आ गई आपकी पर्वतीय मिट्टी, फिर आपकी आ गई दलदली मिट्टी, फिर आपकी आ गई मरुस्थलीय मिट्टी। इज इट क्लियर? समझ आ गया सभी को? ठीक है। भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में पाए जाने वाली मिट्टियाँ 4 प्रकार की हैं। कितने प्रकार की हैं? 4, ठीक है। वैसे कितने प्रकार की मिट्टियाँ हैं बताइए? 8। कितने प्रकार की हैं? 8 प्रकार की मिट्टियाँ हैं जो ये मैंने आपको दिखाई हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मिट्टियाँ पाई जाती हैं भारत के ज़्यादा क्षेत्रफल में,
वो 4 प्रकार की मिट्टियाँ हैं, ठीक है। वो कौन कौन सी हैं? जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपको आ सकता है कि भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में पाई जाने वाली मिट्टियाँ कितने प्रकार की हैं? 4 प्रकार की हैं, ठीक है। कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आ जाता है कि मतलब आपको 3 ऑप्शंस कोई और दिए हैं और मतलब सेम दिए हैं और एक ऑप्शन अलग दिया है, जिसमें से आपको चूज करना है कि वो चौथी प्रकार की मिट्टी कौन सी हो सकती है, ठीक है ना। क्वेश्चन किसी भी तरह का आ सकता है, लेकिन अगर आपको टॉपिक क्लियर होगा तो आप कोई भी क्वेश्चन करने में जो है सक्षम है। आगे चलते हैं। भारत की सभी मिट्टियों में मुख्यतः 3 तत्वों की कमी होती है। अब वो 3 तत्व कौन से हैं? देखिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस, ठीक है। तो नाइट्रोजन फास्फोरस तो पता ही होता है, तो ह्यूमस क्या है वो देख लेते हैं अभी। ह्यूमस है, यह भूरे काले रंग का कार्बनिक पदार्थ है। पेड़ पौधों तथा जंतुओं के प्राकृतिक रूप से सड़ने गलने विघटन से जो कार्बनिक पदार्थ निर्मित होता है ह्यूमस कहते हैं, ठीक है। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि मिट्टी का निर्माण कैसे होता है ना। तो जब वो सड़ने गलने के बाद जो कार्बनिक पदार्थ बनता है, निर्मित होता है, ठीक है, उसी पदार्थ को क्या कहते हैं? ह्यूमस, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी। अब जलोढ़ मिट्टी, सबसे पहली मिट्टी की डिस्कशन करने लगे हैं हम। इसको बड़े ध्यान से सुनना है आपने। जलोढ़ मिट्टी से काफ़ी सारे क्वेश्चंस अब तक जो हैं बन चुके हैं। तो देखिए, जलोढ़ मिट्टी से क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसे दोमट मिट्टी और कछारी मिट्टी भी कहा जाता है या कहते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि जलोढ़ मिट्टी को और क्या कह सकते हैं, और कौन सी मिट्टी का जो है नाम दिया गया है या कहा जा सकता है, ठीक है। दोमट मिट्टी या फिर कछारी मिट्टी, याद रहेगी। जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों से लाकर मैदानी क्षेत्रों में बिछा दी जाती है। आप सभी देखिए, बारिश होती है तो बारिश होती है, बारिश कहीं पे भी हो रही है, देखो कहीं पर भी हो रही है, ठीक है। तो वर्षा का पानी कहाँ जाएगा? अपने से ऊपर को जाएगा कि उसकी नीचे की ओर बहेगा? किस तरफ बहेगा? नीचे की तरफ बहेगा, ठीक है। तो मान लो कि ये पहाड़ी क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ वर्षा हुई और यहाँ से नदी जो है बहना स्टार्ट हो गई है, ठीक है, और ये मैदानी इलाकों में पहुँच गई है, ठीक है। अब मैदानी इलाकों में पहुँच गई है तो ये अपने साथ काफ़ी कुछ जो है बहा कर लेकर आती है, अब काफ़ी कुछ, ठीक है। जितना भी नदी अपने साथ बहा कर लाती है वो सारा का सारा मैदानी क्षेत्रों में जो है छोड़ती है, ठीक है, उसको वहीं पर बिछा देती है। समझ आ रही है बात? ठीक है। तो जलोढ़ मिट्टी भारत में पाई जाने वाली सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। मान लो इस ऊपरी क्षेत्र से बारिश हो रही है और नदी इस तरह से बह रही है, तो नीचे सारा का सारा भारतीय क्षेत्र, काफी ज्यादा हद तक भारतीय क्षेत्र में जो है जलोढ़ मिट्टी फैली हुई है, ठीक है। समझ आ रही है बात कि भारत के ज्यादा क्षेत्र में जो है कौन सी मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी। अब मैप में नहीं मैं दिखा रही हूँ, मैं आपको वैसे ही दिखा रही हूँ, ठीक है। मैप के अकॉर्डिंग ये ऐसे नहीं आएगी, ठीक है, वो मैं आपको मैपिंग में दिखाऊंगी वो किस तरफ जाएगी जलोढ़ मिट्टी। आगे मैं आपको इसके क्षेत्र भी दिखाने वाली हूँ, ठीक है, कौन से क्षेत्र में जे बहुत ज़्यादा फैली है। जैसे कि उत्तरी मैदानों में ये ज़्यादा है, तटीय मैदानों में है ज़्यादा, ठीक है, ओके। तो ये सिर्फ मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है कि वर्षा जहाँ पर भी हो रही है, जहाँ पर भी, तो वर्षा का पानी उससे ऊपर की ओर जाने की बजाय उससे इधर उधर बहेगा, साइड्स में जाएगा, है ना, ऐसे ही होता है ना, ठीक है। तो
सबसे भारत में पाई जाने वाली सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी। समझ आ गई बात? क्लियर हो गया ये? ठीक है, ये क्वेश्चन भी आता है कि सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी भारत में पाई जाने वाली कौन सी है, बताइए। जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, उसके बाद इसके क्षेत्र, क्षेत्र देख लो। हाँ, आ गया वही जो चीज मैं आपको अभी क्लियर कर रही थी। भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान और तटीय मैदान कौन से भागों में है ये जलोढ़ मिट्टी? उत्तरी मैदानों में और तटीय मैदानों में। ठीक है, और प्रचुरता किस चीज की है इस मिट्टी में? चूना और पोटाशियम। ठीक है, और कमी किस चीज की है इस मिट्टी में? नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस, जो हम ऊपर ही देख चुके हैं। ठीक है, हमने वैसे भी पढ़ा ही है कि भारत की सभी मिट्टियों में मुख्यतः 3 तत्वों की कमी होती ही है। ठीक है, क्लियर? ये मिट्टी कौन सी मिट्टी पढ़ रहे हैं हम? जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, ये मिट्टी धान की खेती के लिए काफी अच्छी मानी जाती है। कौन सी खेती के लिए? देखो मैंने इसको अंडरलाइन किया हुआ आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, अंडरलाइन हम किसी चीज को तब करते हैं जिस चीज को हमें बार बार रिपीट करना है। ठीक है, हम ये नहीं कर सकते कि पूरे का पूरा टॉपिक बार बार रीड करेंगे, नहीं। ठीक है, कुछ चीज़ें हमें हाईलाइट करके रखनी पड़ती हैं ताकि जब भी हम टॉपिक को देखें, अगर हाईलाइट किया हो तो हमारे माइंड में एकदम से आ जाएगा कि हाँ जी हमने ये पढ़ा है ना। तो कौन सी खेती के लिए ये अच्छी है? धान की खेती के लिए, तथा साथ ही साथ गेहूं, मक्का, तिलहन, आलू की खेती भी की जाती है। ठीक है, अब प्रकार देखो, जलोढ़ मिट्टी के प्रकार देखेंगे। इसमें से भी काफी ज्यादा क्वेश्चंस अब तक बन चुके हैं। बांगर और खादर के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आए हैं, बहुत ज्यादा। ठीक है, और बच्चे ऑलमोस्ट बांगर खादर में ही पजल रहते हैं। ठीक है, तो वो अब क्लियर करते हैं। जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? मैंने सारी चीजें आपको यहाँ पे अंडरलाइन करके दिखाई हैं। कितने प्रकार की होती है जलोढ़ मिट्टी? 2। ठीक है, अब ऑलमोस्ट बच्चे क्वेश्चंस कहाँ पे गलत करते हैं? जब क्वेश्चन आ जाता है कि मिट्टियों के प्रकार बताइए, है ना। तो अब मिट्टियों के प्रकार तो 8 प्रकार की बता दी हमने, है ना। तो कई बार क्या होता है कि हम टॉपिक में ही पजल हो जाते हैं, है ना। तो अभी जैसे मैंने अभी यहाँ पे बताया जलोढ़ मिट्टी के 2 प्रकार होते हैं, है ना। तो ये 2 प्रकार ये भी माइंड में रह गए और 8 प्रकार वो भी माइंड में रह गए, तो बच्चा पजल हो गया, ओबियसली होगा। ठीक है, तो पजल नहीं होना है, हमने बड़े अच्छे ढंग से समझना है। अब 2 प्रकार हैं, तो 2 प्रकार कौन से हैं ये ध्यान में रखना है। अगर आपको वो 2 प्रकार अच्छे से समझ में होंगे तो आप ना 8 प्रकार में कंफ्यूज होंगे ना 2 प्रकार में कंफ्यूज होंगे। ठीक है ना, तो आगे चलते हैं हम। जलोढ़ मिट्टी के 2 प्रकार की होती है। फर्स्ट कौन सी है? बांगर, और सेकंड है खादर। ठीक है, तो बांगर जो है वो कैसी मिट्टी होती है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी। कैसी मिट्टी होती है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी। अब पुरानी का मतलब क्या समझ रहे हो आप? पुरानी का मतलब आपको अभी क्लियर करते हैं। खादर नई जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, अब देखो वर्षा होती है ना। ये थोड़ा सा मैंने आपको हिंट के लिए बनाया, ये अभी बताऊंगी। वर्षा होती है ना। वर्षा हुई, मान लो यहाँ पे वर्षा हुई। ठीक है, तो वर्षा का पानी एक ही जगह तो नहीं रहता। वर्षा का पानी कहीं ना कहीं बहता है, कोई इधर को बह गया, कोई इधर को बह गया। मतलब नदी कहाँ से बनती है? मतलब ये नदी नदी वर्षा के पानी से अपने आप ही बहना स्टार्ट हो जाता है, तो वो नदी का रूप ले लेती है ना। जब वर्षा होगी तो वर्षा मान लो यहाँ हो रही है, तो कोई इधर को बह गई, कोई इधर को बह गई, कोई इधर को ऐसे ही होता है ना। पानी ये तो नहीं है कि एक ही साइड सारा का सारा जाता जाएगा, ऐसा तो नहीं होता। ठीक है, तो अब वर्षा हुई, पानी बहना शुरू हुआ। ठीक है, नदी के रूप में पानी जो है बह रहा है। ठीक है, तो उसके साथ साथ काफी सारी चीजें जो हैं पानी में बहती जाती हैं। ठीक है, काफी सारी चीजें।
कण कंकर बहुत सारी चीजें जो है पानी के साथ बहती जाती हैं। तो जो पानी के साथ बहता हुआ साद जाता है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं बिछता भी है जाके, कहीं ना कहीं नदी अपने साथ लाए हुए बहाव को, या मान लो कई बार बाढ़ आ जाती है तो अपने साथ वो काफ़ी सारे मटेरियल, काफ़ी सारी चीज़ों को बहा कर लाती है, तो वो कहीं ना कहीं जाके बिछती है या रुकती है, कहीं ना कहीं उसका बहाव रुकता भी है, ठीक है। तो जिस जगह पे वो रुकती है वहां पे एक नई परत बन जाती है, मिट्टी की एक नई परत बन जाती है ना, ऐसा ही होता है ना। और एक चीज हमेशा याद रखना है कि जब भी वर्षा के पानी के साथ नदी के साथ साथ कोई चीज बहती हुई आती है, ठीक है, उसमें वो काफी ज्यादा उपजाऊ होती है, काफी ज्यादा, ठीक है। तो वो जहां पर अपने साथ लाई हुई चीजों को छोड़ती है, अपने साथ लाए हुए अवसाद को छोड़ देती है, ठीक है, तो वो क्या है, नई जलोढ़ मिट्टी कहलाती है, ठीक है, नई जलोढ़ मिट्टी। समझ आ गई बात, ठीक है। तो अब पुरानी जलोढ़ मिट्टी हम किसको कहेंगे? मानो एक जगह एक एक साल में बारिश हुई और उसके बाद 5 साल बाद हुई, 7 साल बाद हुई, है ना। हर साल तो, एक जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ, हर साल तो उसमें कोई चेंज नहीं आया, ठीक है। तो जहाँ पे हर साल बदलाव हो रहा है ना, हर बार एक नई परत आ रही है, हर बार, मतलब ये जलोढ़ मिट्टी कहीं पे भी हो सकती है, जहाँ पे ये रुक जाता है बहाव, जहाँ पे ये छोड़ती है वहीं पे नई जलोढ़ मिट्टी बन जाती है, जहाँ पे नया अवसाद छोड़ेगी वहीं पे नई जलोढ़ मिट्टी जो है निर्मित हो जाएगी, ठीक है। क्लियर हो गया? तो नई जलोढ़ मिट्टी को हम क्या कहते हैं? खादर। और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम क्या कहते हैं? बांगर। थोड़ा सा बांगर शब्द को पढ़ने से हमें पुराना पुराना सा फील भी आ रहा है ना, आपको भी आ रहा होगा, ठीक है। तो आगे हम चलते हैं। काली मिट्टी। अब काली मिट्टी क्या है? काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। काली मिट्टी का निर्माण किससे होता है? बेसाल्ट चट्टाने। अब बच्चों को बेसाल्ट चट्टानों का ही नहीं पता होगा तो काली मिट्टी तो कभी समझ ही नहीं आएगी, है ना। तो उसके लिए हमें बेसाल्ट चट्टानों का पता होना ज़रूरी है, तो वो मैंने आपको यहाँ पे शो किया है। देखो बेसाल्ट चट्टानें क्या होती हैं। आपको पता है ज्वालामुखी, सब बच्चों को पता होता है ज्वालामुखी, ठीक है। ज्वालामुखी विस्फोट होता है जब, ठीक है, तो जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो इसमें से लावा निकलता है ना, गरम गरम लावा, ठीक है। तो वो जब ठंडा होता है ना, ठंडा होता है तो वो कहीं ना कहीं इस तरह का रूप ले लेता है, ठीक है, छोटी छोटी चट्टानों का रूप ले लेता है, ऐसे ये चट्टान का रूप ले लिया इसने, ठीक है। तो यही चट्टाने क्या है? बेसाल्ट चट्टाने हैं, ठीक है। अब ये एक विस्फोट से बाहर आया है ये लावा, है ना, ठीक है। तो इसका रंग कैसा होगा? सोच सकते हो कैसा रंग हो सकता है? काला रंग ही होगा, ठीक है। अब कोई भी चीज है, जब कोई आप भी देखते हो किसी, कोई विस्फोट होता है किसी तरह का, तो उसका रंग किस तरह का हो सकता है? काला ही होगा, ठीक है। तो यही चट्टाने जब मतलब क्या होता है कि भूर जाती है ना, पिस जाती हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे कण बन जाते हैं, छोटे 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 छोटे, है ना। तो वो किस तरह का रूप ले लेती हैं? मिट्टी का रूप ले लेती हैं, है ना। तो उसी मिट्टी को हम क्या बोलते हैं? काली मिट्टी। क्या बोलते हैं? काली मिट्टी, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अगर आपको बेसाल्ट चट्टानें समझ आ गई हैं तो आपको काली मिट्टी बिल्कुल समझ आ गई होगी, ठीक है। अब काली मिट्टी को देखो, मिट्टी का और भी नाम होता है, ये नहीं है कि एक ही नाम ले रहे हैं तो एक ही नाम होगा। काली मिट्टी को कौन सी मिट्टी? रेगुर मिट्टी, ठीक है, कपास की मिट्टी और लावा मिट्टी भी कहा जाता है, ठीक है ना। ये याद रखना है। कौन सी मिट्टी? रेगुर मिट्टी, कपास की मिट्टी और लावा मिट्टी भी कहा जा। लावा मिट्टी तो आपको वैसे समझ आ गया होगा कि ठंडा लावा से बेसाल्ट चट्टानें बनती हैं और उन्हीं चट्टानों से काली मिट्टी का निर्माण होता है ना, तो लावा मिट्टी ऑब्वियसली बोला जाता है, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ से पुट करना चाहूंगी जो आप मुझे कमेंट में आंसर करेंगे कि ये लावा जो है
ज्वालामुखी विस्फोट से लावा आया है, ठीक है, लावा ये ठंडा होकर बेसाल्ट चट्टान का रूप ले रहा है, लेकिन जब ये लावा इसके अंदर था तो इसको क्या बोलते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन मेरी तरफ से आप बच्चों के लिए है, सभी के लिए जो भी मेरी वीडियो को इस टाइम देख रहे हैं। ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे तो मैं उसके ऊपर भी एक टॉपिक जो है आपके लिए लेकर आऊंगी, ठीक है। पर आप उससे पहले मुझे आंसर करेंगे कि इसके अंदर क्या होता है, ठीक है। ओके, चलिए। इस मिट्टी का काला रंग टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट, ये क्वेश्चन भी आ चुका है और क्वेश्चन आने की संभावना भी है, की उपस्थिति के कारण होता है। काला रंग क्यों होता है इस मिट्टी का, ये क्वेश्चन आ सकता है बेटा आपको। अब क्षेत्र देखिए, कौन कौन से क्षेत्रों में ये मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। जैसे मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तरी कर्नाटक। प्रायद्वीपीय भारत में काली मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। मैं आपको मैपिंग के लिए इसीलिए बता रही हूँ कि अगर हम इन्हीं क्षेत्रों को मैपिंग के रूप में करके देखेंगे तो हमें कभी भी ये क्वेश्चन गलत होने की संभावना नहीं है। अगर हम इसको मैपिंग में करके देखें, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, ये क्वेश्चन आपका जो है पक्का होगा। काली मिट्टी का सबसे ज़्यादा विस्तार महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। आप कितने भी ये स्टेट्स को याद कर लीजिए, लेकिन या जगह जितनी मर्जी याद कर लीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं जाकर आप भूल जाते हैं। तो इसको अगर आप मैप के ऊपर करके देखोगे तो आपको ये मैं श्योरिटी से कह सकती हूँ कि कभी नहीं भूल सकती। काली मिट्टी का सबसे ज़्यादा विस्तार महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। यह मिट्टी कौन सी खेती के लिए इम्पोर्टेंट है, देखो, कपास की खेती, ठीक है। कपास की खेती, अब ट्रिकी वे में समझते हैं, काली मिट्टी, कपास की खेती, ठीक है, के लिए बहुत उपयुक्त होती है। समझ आ गई। काली मिट्टी को जुते हुए खेत की मिट्टी भी कहा जाता है। अब जुते हुए खेत की मिट्टी क्या है, अब वो भी समझ लो, ठीक है। काली मिट्टी को बच्चे देख लो क्या बोला जाता है, जुते हुए खेत की मिट्टी। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, जुते हुए खेत की मिट्टी कौन सी है। ऑप्शंस आपको आ सकते हैं 3-4, जलोढ़ मिट्टी है, काली मिट्टी है, लवणीय मिट्टी है, पर्वतीय मिट्टी, ठीक है। तो वहां पे आप ऑप्शन चूज कर सकते हो काली मिट्टी, ठीक है। क्यों कहते हैं जुते हुए खेत की मिट्टी, देखिए, क्योंकि काली मिट्टी में जल सोखने की क्षमता अधिक होती है, ठीक है। आपने आपके घर के आसपास भी खेत होते हैं जो लोग इन क्षेत्रों में रहते होंगे, अगर उनमें से कोई मेरी वीडियो को देख रहा होगा तो उनको भी शायद ये समझ में आए कि जब कभी ऐसी जगह में पानी दिया जाता है, ठीक है, तो जब उस पे धूप पड़ती है, धूप पड़ने से वो जगह सूख जाती है ना। जिस जल तो वो सोख लेती है लेकिन वो सूख जाती है ना। तो उसमें ऐसे करके दरारें सी आ जाती हैं, मतलब काफ़ी खुली खुली दरारें सी बन जाती हैं, है ना। तो उसको बोलते हैं जुते हुए खेत की मिट्टी, ठीक है। और जब इसके ऊपर धूप पड़ती है तो इनमें दरारें पड़ जाती है। वही चीज़ है ना जो मैं अभी आपको बता रही थी, जिसकी वजह से इसे जुते हुए खेत की मिट्टी भी कहा जाता है। क्लियर, ठीक है। तो आगे चलते हैं। लाल मिट्टी, लाल मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में कम वर्षा वाले क्षेत्र में पाई जाती है। इस मिट्टी का लाल रंग फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है, ठीक है। ये याद रखना है किसकी उपस्थिति के कारण होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है। और कौन से क्षेत्रों में ये पाई जाती है, भारत के कम वर्षा वाले क्षेत्र में जो है लाल मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। इसमें लोहा और सिलिका की अधिकता होती है। यह मिट्टी
अब देखो क्षेत्र देखिए, यह मिट्टी, अब इसको अगर आप मैप पे करेंगे तो बताइए कि आपको ये भूलेंगे? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, माइंड में मैप को घुमाइए अच्छी तरह से, आपको अभी याद हो जाएंगे। नागालैंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक के कुछ भागों में पाई जाती है। सबसे ज़्यादा इसका विस्तार तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है। यह मिट्टी किसके लिए उपयुक्त है? बाजरे की खेती के लिए। ठीक है। जब लाल मिट्टी जल सोख लेती है यानी कि जल योजित रूप में होती है, तब यह पीली दिखाई देती है। अब कभी इसको आप प्रैक्टिकली वे में भी देख सकते हैं। लाल मिट्टी जब देखो पानी गिरता है किसी चीज में, तो जब पानी वो सोख लेगी तो वो सूखी हो जाएगी, तो उसका कुछ चेंज आएगा, कुछ ना कुछ चेंज तो आएगा, तो उसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाता है, तो वो पीली पीली दिखाई देने लग पड़ती है, तो उसको ठीक है, या पीली दिखाई पड़ती है। समझ आ गई बात? उसके बाद है लेटराइट मिट्टी। यह मिट्टी उस क्षेत्र में पाई जाती है जहां पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो और अत्यधिक गर्मी पड़े। कौन से क्षेत्रों में? अत्यधिक गर्मी वाले क्षेत्रों में जो है लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। इसे कौन सी मिट्टी कहा जाता है? मखरली मिट्टी भी कहते हैं। और इसमें लौह ऑक्साइड और एल्यूमिनियम की मात्रा भरपूर होती है। ठीक है। कौन सी मिट्टी कहा जाता है इसको? मखरली मिट्टी। मखरली मिट्टी। ठीक है। लौह ऑक्साइड के कारण ही इस मिट्टी का रंग भी लाल होता है। इसमें निक्षालन निक्षालन यानी कि लीचिंग की प्रक्रिया देखने को मिलती है। यह मुख्यतः केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मैप को घुमाइए अपने माइंड में, यस, के कुछ हिस्से में और उड़ीसा, मेघालय, असम के कुछ हिस्सों में ये पाई जाती है। लेटराइट मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार केरल में देखने को मिलता है। यह चाय, काफी, इलायची, काजू की खेती, ये काजू की खेती का क्वेश्चन आ भी चुका है, के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। इसका उपयोग ईंट बनाने के लिए भी किया जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसका उपयोग ईंट बनाने के लिए भी किया जाता है। आगे आगे लवणीय मिट्टी। जब मिट्टी की प्रकृति, यहाँ से मैंने एक वर्ड को मिस किया है, ठीक है, ये मुझे आप बच्चों से चाहिए कमेंट में। ठीक है। कुछ चीज़ें हम बच्चों के लिए भी छोड़ते हैं। मैंने आपको पहले भी एक क्वेश्चन पुट किया, अब मेरा एक और क्वेश्चन आपके लिए यहाँ से है। ठीक है, कि प्रकृति कैसी होती है, यहाँ पे वो वर्ड ऐड होगा। ठीक है। और उसमें नमक की मात्रा बढ़ जाती है। अब इस मिट्टी का नाम देख लो, पहले लवणीय मिट्टी है, तो आपको ऑब्वियसली कुछ कुछ क्लियर हो रहा है यहाँ पे, तो उसे लवणीय मिट्टी कहते हैं। लवणीय मिट्टी को रेड कलर ऊसर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। भारत में इसका सबसे ज़्यादा विस्तार गुजरात के कच्छ के रण में देखना पड़ता है। ठीक है। पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी, इस प्रकार की मृदा का विस्तार पर्वतों में देखने को मिलता है। जहाँ पर हिमालय पर्वत का विस्तार है, वहाँ पर इसी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। पर्वतीय मिट्टी का विस्तार जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। पर्वतीय ढालों पर सेब, नाशपाती, चाय की खेती की जाती है। ठीक है। आगे आगे मरुस्थलीय मिट्टी।
इस प्रकार की मृदा में नमी की कमी होती है। इसका विस्तार भारत में मुख्यतः राजस्थान, गुजरात, दक्षिण पंजाब और दक्षिण हरियाणा में देखने को मिलता है। मरुस्थलीय भूमि होने के कारण यहाँ पर खाद्यान्न उगाना संभव नहीं है, पर मोटा अनाज जैसे कि बाजरा, ज्वार और सरसों की खेती की जाती है। ठीक है। उसके बाद आगे दलदली मिट्टी। दलदली मिट्टी का विकास अत्यधिक वर्षा और वनस्पतियों के सड़ने के कारण होता है। दलदली मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है। इस मिट्टी का विस्तार मुख्यतः केरल, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों में देखने को मिलता है। ठीक है। मुख्यतः फसलों को उगाने के लिए भूमि का पीएच लेवल कितना होना चाहिए? अप्रोक्सीमेटली 6 से 7 होना चाहिए। उसके बाद अम्लीय मिट्टी और क्षारीय मिट्टी, इसका भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है। पीएच लेवल आपको यहाँ पे मैं क्लियर कर दूंगी नीचे। ठीक है। मिट्टी में अम्लीयता को कम करने के लिए चूने का उपयोग किया जाता है। और क्षारीय मिट्टी में क्या होता है? मिट्टी में क्षारीयता को कम करने के लिए जिप्सम का उपयोग किया जाता है। ठीक है। ये पीएच स्केल बताया हुआ है, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। ठीक है। ये आप देख सकते हैं अच्छे से। तो आज की इस वीडियो में हमने भारत में मिट्टियों को पढ़ा है। ठीक है। उसमें छोटी छोटी चीज़ों को मैंने आपको क्लियर करके बताया है। तो आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इसके लिए मैपिंग भी मैं लाने की कोशिश कर रही हूँ। तो आप सभी को इसके नोट्स चाहिए होंगे तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि नए आने वाले वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी मिल सकें। तो यहीं पे मैं वीडियो को स्टॉप करना चाहूँगी। थैंक यू सो मच। बाय बाय। हैव अ नाइस डे।